महाराष्ट्र विधानमंडल के विमुक्त जाति और घुमंतु जनजाति कल्याण समिति ने बड़ा फैसला लिया है। भराड़ी, बंजारा और विभिन्न विमुक्त जाति और घुमंतु जनजातियों को जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए शिविर आयोजित कर उन्हें तुरंत जाति प्रमाण पत्र देने का निर्देश दिया है। वंचित जाति एवं घुमंतु जनजाति कल्याण समिति अमरावती जिले के दौरे पर है। समिति प्रमुख विधायक शांताराम मोरे, विधायक बलवंतराव वानखेड़े, अवर सचिव मंगेश पिसार, विनोद राठौड़, उपविभागीय अधिकारी मनोज लोनारकर, तहसीलदार वैभव फरतारे, गट विकास अधिकारी चेतन जाधव, उपायुक्त समाज कल्याण सुनील येवरे, सहायक आयुक्त माया केदार भी साथ में जायजा ले रहे हैं। समिति ने सरकारी विश्राम गृह में बैठक की। बैठक में जिलाधिकारी पवनीत कौर, सीईओ अविशांत पांडा, मनपा आयुक्त प्रवीण आष्टीकर, निवासी उप जिलाधिकारी आशीष बिजवाल सहित विभिन्न विभागाध्यक्ष के साथ चर्चा की। उसके बाद समिति के सदस्यों ने शेंदोला का दौरा किया, आश्रम विद्यालय का दौरा कर उपस्थित पत्रक और अन्य दस्तावेजों, छात्रों के आवास, खान पान व्यवस्था, शौचालय आदि का निरीक्षण किया। समिति के सदस्यों और गणमान्य व्यक्तियों ने राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज समाधि स्थल का दौरा किया और गुरुकुंज आश्रम का भी दौरा किया। आश्रम द्वारा ग्राम गीता के साथ गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत किया गया। समिति ने मालेगांव और दीवानखेड़ में बस्तियों का दौरा किया और वहां के नागरिकों से बातचीत की और नागरिकों की समस्याओं को जाना। कई नागरिकों को जाति प्रमाण पत्र नहीं मिला है, जिस पर समिति ने निर्देश दिया कि कोई भी पात्र व्यक्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने से वंचित न रहे। समिति ने बस्तियों को योजना में शामिल करने के लिए आवश्यक प्रस्ताव भेजने का भी निर्देश दिया। समिति के सदस्य विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा करेगी। विश्व संवाद केंद्र विदर्भ प्रांत द्वारा देवश्री नारद जयंती पर अमरावती में देवश्री नारद पत्रकारिता पुरस्कार वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में वरिष्ठ पत्रकार कुमार शास्त्री शामिल हुए और सभी का मार्गदर्शन किया। खास बात तो ये है कि इस कार्यक्रम में यूसीएन न्यूज के संवाददाता अरुण जोशी को देवश्री नारद पुरस्कार प्रदान किया गया। विश्व संचार केंद्र विदर्भ द्वारा आयोजित नारद जयंती के अवसर पर वेंकटेश लॉन में द्विवार्षिक नारद पत्रकारिता पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में मुख्य वक्ता के रूप में वरिष्ठ पत्रकार कुमार शास्त्री उपस्थित थे। इस कार्यक्रम में प्रिंट मीडिया क्षेत्र से अकोला में सकल समूह के एग्रोवन के प्रतिनिधि गोपाल हागे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से यूसीएन न्यूज के जिला प्रतिनिधि अरुण जोशी और ग्रामीण क्षेत्रों में धारनी के एक युवा भारतीय पत्रकार रविंद्र नवलखे को पुरस्कार प्रदान किए गए। पुरस्कार में नगद, प्रतीक चिन्ह, शॉल, श्रीफल देकर सत्कार किया गया। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कुमार शास्त्री ने वर्तमान समय में पत्रकारिता पर सवाल उठाए हुए पत्रकारों को विपरीत परिस्थिति में पत्रकारिता के सकारात्मक आदर्शों को समाज के सामने लाने की सलाह दी। कुमार शास्त्री ने कहा कि वर्तमान में पत्रकारिता में नकारात्मकता है, ऐसे में पत्रकारों को आत्मनिर्भर होने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि रचनात्मकता एक पत्रकार की असली पूंजी होती है और जब पत्रकार सकारात्मक पत्रकारिता करता है तो वह शक्ति पत्रकार के पीछे खड़ी रहती है। कोंडीमध्ये कशी सापडली आहे याचं चिंतन करत असताना ही पत्रकारिता सकारात्मक जोपासणं किती महत्त्वाचं आहे। ती सकारात्मक जोपासत असताना त्या पत्रकारितेचं एखादं आदर्श मूल्य समाजासमोर आम्हाला ठेवता आलं पाहिजे। आणि मग ते आदर्श मूल्य कोणतं आहे, ते आदर्श कोणतं आहे, तर ते आदर्श आहे देवर्षी नारद। मला मारणारा होता, त्याला मरा मरा तो म्हणायचा, त्याला राम राम म्हणायला लावला, त्याच्यातून रामायण लिहून घेतलं। महर्षी व्यास उद्विग्न झाले होते, त्या महर्षी व्यासांकडनं महाभारत लिहून घेणारे जर कोणी असेल तर ते नारद मुनी आहेत। म्हणजे ज्याचा त्रिखंडामध्ये वावर आहे, जो या सगळ्या युगांमध्ये आहे, की नारद एक व्यक्ती अभिव्यक्ती ही विभूतिमत्व म्हणून आम्ही मान्य करतो, पण ती संस्था देखील असली पाहिजे। कार्यक्रम में अमरावती विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर दिलीप मालखेड़े ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि पत्रकारिता और शिक्षा का क्षेत्र बहुत समान है, हमें इसी तरह अपना काम जारी रखना चाहिए। शिक्षक सुद्धा एक पिढी घडवत असतो, त्याचं प्रबोधन करत असतो। तो वर्ग असा 50 ते 60 विद्यार्थ्यांचा असतो
आणि पत्रकार सुद्धा एक छोटा नाही पण मोठा वर्ग, त्यांचा समाज जो आहे त्या समाजाचं प्रबोधन करत असतात. त्याच्यामुळे इन अदर वर्ड्स तुम्ही त्यांना शिकवतच असता, नवीन नवीन धडे देत असता, कोणी लेख लिहित असतं, पण दुःखित वेळेस आपण बातम्या देत असता, तर ते प्रबोधन करत असताच आपण. त्याच्यामुळं पत्रकार आणि शिक्षकांमध्ये फार फरक नाही आहे असं मला वाटते. तसंच जसं साम्य आहे तसे आव्हानं पण आमच्या समोर आहे. बदलत्या काळामध्ये खूप मोठी मोठी आव्हानं शिक्षण क्षेत्रामध्ये आहेत, व्हाईस चान्सलरच्या समोर आहेत, तसेच आपल्या समोरची पण आव्हानं खूप आहे बदलत्या काळामध्ये. आणि त्या आव्हानामुळेच पत्रकारिता बदलत चाललेली आहे. महावितरण द्वारा अमरावती शहर के 672 सरकारी कार्यालयों में बिजली की आपूर्ति की जाती है। इनमें से 342 कार्यालयों पर महावितरण का लगभग 51,90,000 रुपए का बिजली बिल बकाया है। कोविड अवधि के दौरान से ही महावितरण का अपने ग्राहकों पर करोड़ों बिल बकाया है। इसमें शहर के सरकारी दफ्तर भी शामिल है। शहर के 672 सरकारी कार्यालय हैं, इनमें से 342 कार्यालयों पर 51,90,000 रुपए बकाया है। महावितरण ने बिजली बिलों के भुगतान के लिए कार्यालयों को नोटिस जारी किया है। धन की कमी के कारण कई सरकारी कार्यालयों के बिजली बिल रुके हुए हैं। हालांकि जिन आम ग्राहकों का बकाया है उनकी बिजली आपूर्ति काटी जा रही है, लेकिन महावितरण बड़े उपभोक्ता जैसे सरकारी कार्यालय पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। महावितरण के कार्यकारी अभियंता आनंद काचकर ने कहा कि कुछ कार्यालय गंभीर स्थिति में थे और जिससे उनकी बिजली आपूर्ति खंडित नहीं की जा सकती। धारिणी मेलघाट का जलस्तर दिन ब दिन गिर रहा है और कई ग्राम पंचायतों के माध्यम से लोगों के घरों में दूषित पानी की आपूर्ति की जा रही है। इसी तरह जोत अनुमंडल प्रयोगशाला में लिए गए पानी के सैंपल की जांच की गई। 172 नमूनों की जांच के बाद प्रयोगशाला ने बताया कि 166 नमूने सही थे और 5 नमूने गलत थे। धारिणी मेलघाट में जलस्तर दिन ब दिन गिर रहा है और कई ग्राम पंचायतों के माध्यम से लोगों के घरों तक दूषित पानी की आपूर्ति हो रही है। इसी तरह अप्रैल में धारिणी स्थित अनुमंडल प्रयोगशाला से जैविक जल के नमूने लिए गए थे। इन 172 नमूनों में से 167 नमूने सही पाए गए और 5 नमूने गलत पाए गए हैं। अनुपयुक्त नमूनों में ग्राम पंचायत चौराकुंड के अंतर्गत चोपन गांव, रानी गांव ग्राम पंचायत के शिवजीरी में हैंडपंप, खारिया ग्राम पंचायत के अंतर्गत सोनबरडी गांव शामिल है। इस प्रयोगशाला ने संबंधित विभाग को इस अनुपयुक्त जलापूर्ति स्रोत को ठीक करने के निर्देश दिए हैं। मेलघाट में लोगों को हर गर्मी में पानी के लिए भटकना पड़ता है। कई गांव में 2 से 5 पाइपलाइनें हैं क्योंकि पानी का स्रोत पूरी तरह से अविरुद्ध है। अमरावती मनपा में नए प्रभाग रचना के गठन ने कई नेताओं का गणित बिगाड़ के रखा है। शहर में ऐसे कई प्रभाग यहां महिलाओं और जातिगत आरक्षण की सीटों के बंटवारे पर कंफ्यूजन है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि तमाम सियासी पार्टियां किस तरह सीटों का बंटवारा करेगी। मनपा प्रभाग रचना के गठन से कई नेता सियासी गणित बिठाने में जुट गए हैं। शहर में ऐसे कई प्रभाग यहां महिलाओं और जातिगत आरक्षण से सीटों के बंटवारे की स्थिति साफ नहीं हुई है। 98 सदस्यीय निगम में 49 महिला सदस्य होंगी। 17 प्रभाग हैं जहां 2 महिला और 1 पुरुष उम्मीदवार होंगे। लिहाजा मौजूदा उम्मीदवार को या तो पड़ोसी निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ना होगा या अपनी पत्नी को खड़ा करना होगा। कांग्रेस के मजबूत उम्मीदवारों के मामलों में भी ऐसी ही स्थिति की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। प्रभाग 14 बुधवाड़ा जवाहर गेट का कुछ हिस्सा नए प्रभाग रचना के साथ प्रभाग 22 में स्थलांतरित कर दिया गया है। जवाहर गेट भी सराफा वार्ड में शामिल है, जिससे पहले से नियोजन बनाए बैठे नेताओं को दोबारा अपनी नीति में बदलाव कर चुनावी रणनीति पर काम करना पड़ रहा है। इसी तरह गढ़गड़ेश्वर प्रभाग से एक भाजपा उम्मीदवार इस बात से खफा हैं कि उनका क्षेत्र अन्य निर्वाचन क्षेत्रों में चला गया है। सोयाबीन और कपास अमरावती जिले की मुख्य फसलें हैं। इस वर्ष प्राप्त कपास की अधिक कीमत को देखते हुए जिले में खरीफ सीजन में कपास की बुआई का रुकबा करीब 10 से 15,000 हेक्टेयर तक बढ़ने की उम्मीद है। लिहाजा बीटी बीजों की मांग को देखते हुए इस साल जिले में 11,75,000 पैकेट बिक्री के लिए मंगवाए गए हैं। हालांकि कृषि विभाग ने आदेश दिया है कि 1 जून से पहले कोई भी विक्रेता बीटी बीज नहीं बेचेगा।
पिछले वर्ष जिले में खरीफ कपास का रकबा 2,23,000 हेक्टेयर था। हालांकि देश के कई हिस्सों में भारी बारिश हुई, जिससे फसलों को काफी नुकसान हुआ था। हालांकि अब कृषि विभाग ने भविष्यवाणी की है कि इस खरीफ में किसानों द्वारा कपास की बुआई अधिक होगी। इस वर्ष कपास का रकबा लगभग 10 से 15,000 हेक्टेयर और कपास का कुल क्षेत्रफल 20,35,000 हेक्टेयर से अधिक हो जाएगा। बीटी कपास की बुआई जून से ही करनी चाहिए जब अच्छी बारिश हो। ऐसा इसीलिए है क्योंकि यदि प्री मॉनसून बीटी को जून से पहले बोया जाता है तो कपास पर बोंड इल्ली की संभावना अधिक होती है। इसीलिए किसान प्री मॉनसून कपास की बुआई न करे, ऐसी अपील कृषि विभाग ने की है। वहीं कृषि सेवा केंद्रों के निदेशक को 1 जून से पहले किसी को भी बीटी बीज नहीं बेचने का निर्देश दिया है। कृषि अधिकारियों ने कहा कि नियम नहीं मानने पर विक्रेताओं का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। राज्य के कई जिले इस समय पेट्रोल और डीजल की भारी कमी का सामना कर रही हैं। अमरावती जिले के तिवसा तहसील में पेट्रोल पंप बंद होने से नागरिकों को भारी असुविधा हो रही है। पेट्रोल की कमी से किसान भी प्रभावित हुए हैं। अडचण अशी आहे की पेट्रोल जर आपण टाकलं नाही गाडीत तर आपण शेतात जाऊ शकत नाही, शेतात नाही भाजीपाला नाही आणू शकत, किराणा नाही आणू शकत। लोकांचा प्रॉब्लेम असा आहे, काही लोकांना लग्नाला जायचं, आता लहान लहान मुलं जर तुम्ही पेट्रोल पंपवर बघितलं, लहान मुलं इथं उन्हात थांबलेले आहे, त्यांचं वय सुद्धा नाही आहे, उन्हात थांबू शकत नाही, आपल्याला जास्त ऊन लागते। टेम्परेचर म्हणते 35-40च्या वरचं टेम्परेचर जात आहे आणि पेट्रोल पंपवर पेट्रोल नाही आहे। याच्यात काय करणार आहे? दूधवाल्यांचा प्रॉब्लेम आहे, शेतीवाल्यांना शेतीचा प्रॉब्लेम आहे, लोकांच्या शेतात जाण्यासाठी त्यांना पेट्रोलची आवश्यकता आहे। प्रायव्हेट ड्युटीवाले काही ड्युटीवाले लोक आहेत, त्यांना सुद्धा पेट्रोल सुद्धा मिळालं नाही, त्याच्यामुळे सर्व लोक या पेट्रोल पंपवर आता उभे आहेत। हेच जर पेट्रोल अजून आलं नाही, कालपासून पेट्रोल भेटत नाही आहे, पेट्रोलची आवश्यकता लोकांसाठी खूप म्हणजे एकदम जीवनावश्यक वस्तू झाली आहे, म्हणून पेट्रोल लवकरात लवकर यावं हीच विनंती आहे। कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, महाविकास गठबंधन सिर्फ बातूनी राजनीतिकरण करते हैं। ये ओबीसी आरक्षण के हत्यारे हैं और जनता को धोखा देकर सत्ता में आए हैं। ये टिप्पणी भाजपा जिलाध्यक्ष और विधायक रणधीर सावरकर ने की। ओबीसी आरक्षण को लेकर भाजपा ओबीसी सेल की ओर से रास्ता रोको आंदोलन किया गया। इस अवसर पर वे बोल रहे थे। बीजेपी जिलाध्यक्ष विधायक रणधीर सावरकर ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ओबीसी को आरक्षण दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। स्थानीय भारत रत्न बाबा साहेब आम्बेडकर ओपन थिएटर के लोकनायक जयप्रकाश नारायण चौक पर भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा महानगर और ग्रामीण की ओर से ओबीसी आरक्षण के लिए रास्ता रोको आंदोलन किया गया। भारतीय जनता पार्टी की ओर से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तुरंत न्याय की गुहार लगाते हुए याचिका दायर की, लेकिन 2 माह के बाद भी महाविकास आघाड़ी ने कोई कदम नहीं उठाया। विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने बार बार सुझाव देने के बावजूद उनकी ओर अनदेखी की। विधायक सावरकर ने आरोप लगाया कि महाविकास आघाड़ी ने ओबीसी समेत 18 पगड जातियों और समुदायों के साथ अन्याय किया है। काल सुप्रीम कोर्टाच्या निकालानं हे सत्य अधोरेखित झालं की ट्रिपल टेस्ट करून मध्य प्रदेश सरकारनं त्यांच्या राज्यात असलेल्या ओबीसीला आरक्षण मिळवून दिलं आणि या महाविकास आघाडीच्या तिघाडी सरकारनं गमतीत ओबीसीचं आरक्षण हिरावून घेतलं। आता हे सत्य कोर्टाने समोर आणलेलं आहे आणि त्यामुळे आम्ही या तिघाडी सरकारचा हा जो बुरखा आहे हा काल पूर्णपणे फाडून टाकला। ओबीसीवर अन्याय करणाऱ्या या तिघाडी सरकारचा आम्ही जाहीर निषेध करतो आणि जरी ओबीसीचं आरक्षण राजकीयदृष्ट्या नाकारलं गेलं असेल तरी भारतीय जनता पक्ष अकोला महानगर हा प्रयत्न करेल की जे ओबीसीचं आरक्षण होतं ते आम्ही तिकीट वाटपात तेवढ्या प्रमाणात ओबीसींना न्याय द्यायचा निश्चित प्रयत्न करू। बुलढाणा जिले के खामगांव शहर के जोशी नगर में एक घर में 50 वर्षीय व्यक्ति का सड़ी गली अवस्था में शव मिलने से हड़कंप मच गया। मौत कैसे हुई ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही स्पष्ट होगा। मिली जानकारी के अनुसार खामगांव के घाटपुरी नाका जोशी नगर क्षेत्र के 50 वर्षीय सुरेश कुमार ज्ञानचंद लखवानी घर में अकेले रहते थे। लखवानी के साप्ताहिक बाजार में लक्ष्मी हार्डवेयर की दुकान है और पिछले कुछ समय से उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। इसके दौरान घर से दुर्गंध आने पर पड़ोसियों ने सुरेश को आवाज लगाई, लेकिन घर से कोई जवाब नहीं मिलने पर पड़ोसियों को शक हुआ। घर के भीतर जाने पर उन्हें सुरेश कुमार लखवानी का शव दिखाई दिया। इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। फिलहाल ये हत्या है, आत्महत्या या आकस्मिक मौत ये अभी स्पष्ट नहीं हुआ है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी एएस राजीव इन दिनों नागपुर के दौरे पर हैं।
अपने इस दौरे के दौरान उन्होंने यूसीएन न्यूज से खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने किसान कर्ज योजना, एमएसएमई और स्टार्टअप में बैंक की नीति पर विस्तार से जानकारी दी है। इस अवसर पर अंचल प्रबंधक वैभव काले भी उपस्थित थे। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के एमडी और सीईओ एस राजीव हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही रहने वाला है कि आगे बुआई का वक्त है, किसान बड़ी संख्या में बुआई करते हैं, खासकर विदर्भ का किसान की भी बात करें तो इसमें ऐसे वक्त में इनको कर्ज की काफ़ी आवश्यकता होती है। तो ऐसे वक्त में बैंक ऑफ महाराष्ट्र की क्या पॉलिसी है और किस तरह की सरल योजना लागू करने वाला है? So Bank of Maharashtra, last year our agriculture growth during this area was around 18%. In last year, for the past 2 years, there was a good monsoon, so the agriculture area was done wonderfully well. So this year also, our growth rate of agriculture will be around 17 to 18%, especially in Marathwada area also. Definitely that monsoon will be good. We are expecting that. And as far as SLBC is concerned, we are the leader of SLBC in Maharashtra. Most 95% of the target achievement is there. All banks concerned in Maharashtra. So we expect that the agriculture area, definitely bank will going to be supported by agriculture, not only in KCC level, it will be in agriculture investment area we are targeting this year, like rural godowns and other areas. MSME sector is most important in Indian economics. Yes. So what is the policy in this area? MSME sector is concerned, our growth rate was around 20% growth rate was there during the last year. And just two sections, and the startup area also bank is doing well. And startup area not only the loans, and for equity also bank is providing that. And the board level approvals are already given. In case of startup area, and bank is investing in equity, small units for improving that. So once the improvement is over, they will convert from equity to debt. So this is MSME area also bank is doing wonderfully well. In case of Maharashtra, our MSME growth was more than 22% actually for the last year. Of course, there was little stress because of the COVID. Some of the areas were there, but now all units are doing wonderfully well, and we will support MSME sector. That is the core area of the growth for the country. So we will continue to do that. तो स्टार्टअप को लेकर भी एक बहुत अहम चीज़ हो जाती है इसमें। स्टार्टअप को लेकर बैंक किस दिशा में काम कर रहा है? Yes, startup also we are supporting in equity area also as well as debt area also. Okay. So both the area we are doing, and separate schemes are there for startups. Equity, usually bankers are not giving equity to the startup companies, but for MSME and the startup area, bank is giving for equity area also. And then afterwards, once that units is improved, we will convert it into debt. सर, मेरा एक सवाल ये आपसे यही रहने वाला है कि पिछले 5-6 सालों में इंटरेस्ट रेट काफ़ी कम हुआ है, खासकर बुजुर्गों की जिनका घर ही पेंशन पे चलता है या फिर ब्याज पे चलता है। तो इस दिशा में बैंक किस तरह से काम करने वाला है? देखिए, इंटरेस्ट रेट जितना भी अभी गवर्न होता है, इंटरेस्ट रेट अभी आरबीआई के नॉर्म्स से, उनकी पॉलिसी रेट से गवर्न होता है। तो जैसे जैसे इकोनॉमी स्ट्रांग होती जाएगी वैसे वैसे इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएशंस भी रहेंगे और इंटरेस्ट रेट इंप्रूवमेंट भी रहेंगे। बट सबसे ज़्यादा आवश्यकता है व्यक्ति के मूलधन की सिक्योरिटी की। तो बैंकर्स के साथ में सबसे बड़ी बात वही है कि उसका मूलधन सिक्योर है। ब्याज भले ही कम मिल रहा है पर उसको नुकसान नहीं है। सरकारी बैंकों के साथ में ये सबसे बड़ी बात है कि वो उसका मूलधन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो उस चीज़ को फिर अभी दूसरे सेकेंडरी मार्केट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर उनको ज़्यादा ब्याज की आवश्यकता है। तो लोकल सेविंग्स को भी हम सपोर्ट कर रहे हैं और धीरे धीरे ब्याज दर जिस प्रकार से मूव होगी उस प्रकार से इनका ब्याज मिलेगा, परंतु मूलधन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उस चीज़ में।